हेलो दोस्तों, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 1 जो है ओवरव्यू ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। जेनेटिक्स में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे या आपके कोई टॉपिक्स हैं तो जेनेटिक्स से रिलेटेड है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो है ओवरव्यू ऑफ जेनेटिक्स का मतलब यही है कि हम इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जेनेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे डिजीज़ होती हैं, ठीक है। जेनेटिक बेसिकली वो साइंस है जो इनहेरिटेड ट्रेट्स और उनकी वेरिएशंस को स्टडी करता है। कभी कभी लोग जेनेटिक्स को जो है जीनोलॉजी के साथ भी उनके साथ क्या कर लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो जीनोलॉजी है रिलेशनशिप को देखती है पर ट्रेड्स को नहीं देखती, ठीक है। तो 90s तक जो है जेनेटिक्स ज़्यादा एकेडमिक थी, मतलब कि नॉर्मली क्या है कि और जो क्लिनिकल साइंस में सिर्फ रेयर डिजीज़ को समझने की कोशिश हो रही थी, जो कि फैमिली पैटर्न्स में इनहेरिट जो होती है, ठीक है। जैसे जैसे सेंचुरी ख़त्म हुई, रिसर्चर्स के जो ह्यूमन जीनोम्स प्रोजेक्ट हुए वो कंप्लीट किए, ठीक है, जिनसे हमारे जेनेटिक जो इंस्ट्रक्शंस को पूरा सेट डिकोड किया। तो उसके बाद का जो स्टेप था हमारे जेनेटिक्स वेबिलिटी को समझा। और आजकल जेनेटिक्स के इंफॉर्मेशनल और जेनेटिक्स की जो लाइफ साइंस बन चुका है, ठीक है, जो सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अब हर किसी के लिए असेसिबल है और जीन्स का रोल कॉमन ट्रेट्स और डिसऑर्डर में समझा जा रहा है। जैसे हर साइंस का अपना एक वोकेबुलरी होता है, वैसे ही जेनेटिक्स का भी है। तो कई टर्म्स फैमिलियर लगते हैं और कई उनके प्रीशियस जो टेक्निकल मीनिंग होती है, ठीक है। तो इस कैरेक्टर्स के टर्म और कॉन्सेप्ट सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जो आगे जाके पूरी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हमने जो है वो इंट्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा ओवरव्यू ऑफ जेनेटिक्स है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपसे डिस्कस करी हूँ। तो जीन्स वो यूनिट्स होते हैं जो बेसिकली जो हेरिडिटी यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स का ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो जीन्स जो बायोकेमिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सेल्स को ये बताते हैं कि कैसे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएं, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोटीन कैसे बनाएं वो क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बायोकेमिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये प्रोटीन अपने कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं जो हमारे इंडिविजुअलिटी को बताते हैं। तो जीन्स एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको हम डीएनए कहते हैं। तो डीएनए ही वो चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू। तो ये क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। तो जो कंप्लीट जेनेटिक्स इंस्ट्रक्शन एक ऑर्गेनिजम्स के होते हैं इंक्लूडिंग प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स और दूसरे जो डीएनए सीक्वेंस, वो उस ऑर्गेनिजम्स का जीनोम बनाता है। क्या बनाता है, जीनोम। हमारी सेल्स में नियरली हर जगह 2 कॉपीज होती हैं जीनोम की, ठीक है। रिसर्चर्स अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीन्स का क्या काम है और ये जीन्स किस तरह से इन्वायरमेंटल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारे जेनेटिक्स जो इंस्ट्रक्शंस के 3.2 बिलियन बिल्डिंग ब्लॉक्स का सिर्फ एक छोटा फ्रैक्शन वो चीज़ें डिफाइन करता है जो दूसरे से अलग बनाता है हमारी डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो जीनोम को कंपेयर और एनालाइज करना जो जीनोमिक के फील्ड का पार्ट है, ये बताता है कि हम आपस में और दूसरे स्पीशीज से कितनी क्लोजली रिलेटेड हैं। यानी कि जेनेटिक्स डायरेक्टली हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है, साथ ही हमारे रिलेटिव्स और जो डिपेंडेंट्स को भी, ठीक है। तो जेनेटिक्स के जो प्रिंसिपल हिस्ट्री और जो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, आर्ट्स और फिजियोलॉजी को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो 1970 में बायोएथिक्स नाम का एक जो फील्ड डेवलप हुआ था जो मेडिकल टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से होने वाले मॉरल इशू और कंट्रोवर्सीज को एड्रेस करता है। तो आजकल जो बायोएथिक्स हैं उस कंसर्न का जो फेस करते हैं जो नए जेनेटिक नॉलेज से अराइज होते हैं, जैसे कि प्राइवेसी और जो डिस्क्रिमिनेशन है। तो बहुत सारी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स को जेनेटिक मटेरियल के रूप में पहचाने जाते हैं। तो पहले जो डिस्कवर की गई थी जो फैमिली में जैसे ट्रेट, ट्रांसमिशन और जो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके की गई थी, ठीक है। तो बिना ऑब्जर्वेशन के कोई भी ऐसे जो ट्रांसमिशन है उसका पैटर्न रेडी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इंट्रोड्यूसिंग जीन।
तो इंट्रोड्यूसिंग जीन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोड्यूसिंग डीएनए। तो फ्रेंड्स, हमने शायद हेरिडिटी के बारे में तब सोचा होगा जब हमारे जो पुरख थे, हमारे जो बुज़ुर्ग, जो हमारे दादा परदादा थे, उन्हें पुराने अपने फैमिली ट्रेड्स को नोटिस करते थे। ठीक है, जैसे एक ब्रेक्ड नोज़ या फिर कोई अनयूजुअल स्किल जैसे कि फास्ट रनिंग या मैनुअल डेक्सक्रिटी जैसे स्किल क्विकनेस हो गई। ठीक है, कोई भी ऐसे स्किल जो क्विकनेस मतलब बहुत जल्दी कोई काम कर लेता है, जैसे कि आप किसी काम को बहुत स्लोली करते हैं, कोई किसी काम को बहुत जल्दी करता है, किसी का रनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो आप उसको नोटिस करते हो। तो हेरिडिटी का अवेयरनेस एंशियंट जो जेविश लॉ में भी मिलता है। ठीक है, तो जो एक लड़के को सर्कमसिशन से छुट्टी देता है और अगर उसके भाई या फिर कजन्स ने इस रिचुअल के बाद ब्लीडिंग से डेथ पाई हो, तो 19th सेंचुरी के जो बायोलॉजिस्ट सोच रहे थे कि बॉडी पार्ट्स ही ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं और उन्होंने इनहेरिटेंस के हाइपोथैलिकल यूनिट्स को कलरफुल नेम दिए, जैसे कि पेंगिन्स, आइडियोब्लास्ट, जेमिल्स और बस जो करेक्टर्स थे। ठीक है, तो लेट 19 जो सेंचुरी में ग्रेगर मेंडल्स, क्या थे ग्रेगर्स मेंडल्स, तो जो ग्रेगर मेंडल्स थे उन्होंने पी प्लांट को ब्रीड करके ट्रेड ट्रांसमिशन को फॉलो किया। आपने उसमें तो पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी है ये, जो ग्रेगर मेंडल्स ने जो पी प्लांट है उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इनहेरिटेंस की जो बेसिस लॉ है इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, तो मेंडल ने ये इन्फर जो किया था, कुछ यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस काम कर रहे थे, लेकिन उस सेल्स क्रोमोसोम या डीएनए के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मतलब जो उस टाइम है, जो सेल्स क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे। तो ये रीडिंग बहुत ब्रीफली बताता है कि मेंडल्स को क्या नहीं पता था, कैसे डीएनए इनहेरिटेंस ट्रेट को जो है वो ट्रांसफ़र करता है। तो डीएनए डबल हेलिक्स जैसा दिखता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो डबल हेलिक्स इसलिए है क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, यानी कि एक स्ट्रैंड यहाँ से जा रहा है, एक स्ट्रैंड यहाँ से जा रहा है। एक जो स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एक स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ठीक है, तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर A to Z आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, रेल्स होती हैं या बैकबोन, शुगर और जो फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप है, P से जो डिनोट किया हुआ है, फॉस्फेट या शुगर ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, लेकिन जो स्टेप्स होते हैं वो 4 टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स या जो डीएनए बेसिस जो का पेयर होता है, जिनमें सीक्वेंस अलग अलग होते हैं, जो केमिकल ग्रुप स्टेप को बनाते हैं, और वो है एडेनिन, दिस इज एडेनिन, एंड है थायमिन, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और अदर है साइटोसिन, एंड देन आता है ग्वानिन। तो ये 4 जो है ये बेसिस होते हैं। ठीक है, जो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि A T को अट्रैक्ट करता है, C G को अट्रैक्ट करता है। तो ये इनके साथ क्या है, बॉन्डिंग में होते हैं। ठीक है, तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को 2 तरीक़ों से यूज़ करता है। अगर हेलिक्स के साइड अलग हो जाएं तो हर हाफ अपनी दूसरी साइड को दोबारा असेंबल कर सकता है। ठीक है, तो जैसे पुलिंग इन अ फ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स, A और T अट्रैक्ट करते हैं और G और C अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं जब सेल डिवाइड होता है। सपोज कीजिए कि अगर ये जो 2 स्ट्रैंड्स है, अगर बोथ स्ट्रैंड्स अलग हो जाए, ठीक है,
जब बोथ स्ट्रैंड्स अलग होते हैं उस टर्म्स को क्या कहते हैं हम, जो हम अप्लाई करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पीसीआर किया जाता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर देते हैं, फिर नए स्ट्रैंड्स क्या है इसमें ऐड होते हैं, तो वो डबल मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाने के लिए, डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाने के लिए हम ये पीसीआर करते हैं, ठीक है। तो वो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो डीएनए एक और तरीके से काम करता है, वो स्पेसिफिक प्रोटीन का प्रोडक्शन भी डायरेक्ट करता है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अगर प्रोटीन का प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, जिसमें डीएनए जो मॉलिक्यूल्स है एक स्ट्रैंड का पार्ट कॉपी होता है और एक रिलेटेड मॉलिक्यूल्स जैसे मैसेंजर आरएनए, जिसको हम एमआरएनए भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, मैसेंजर आरएनए में। तो हर 3 आरएनए बेसिस के एक रो के बाद एक और टाइप का आरएनए आता है जो कनेक्टर का काम करता है, ठीक है। तो और अपने साथ एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लाता है जो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, उसका जो सिंथेसिस है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोटीन के सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बनाना है। जब दोनों टाइप का जो आरएनए है वो टेम्पररी बॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब 2 टाइप्स के जो आरएनए है वो टेम्पररी अगर बॉन्ड करेंगे तो अमाइनो एसिड जो है वो अलाइन होते हैं और ज्वाइन होते हैं, ठीक है, और एक प्रोटीन बन जाता है, और जो रिलीज होता है उसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को 3 रिलेटेड लैंग्वेज ऑफ लाइफ के रूप में समझा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, एंड देन इसके अंदर जो प्रोटीन है, ठीक है, तो रेप्लिकेशन जब होता है, ठीक है, ये अंदर चल रहा है, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो रेप्लिकेशन चल रहा है, रेप्लिकेशन के थ्रू ये क्या है, ये डीएनए है। डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये आरएनए बनेगा, आरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। रेप्लिकेशन से क्या होगा, साइटोप्लाज्म, रेप्लिकेशन से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, प्रोटीन का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं, इस जो डायग्राम है इसको हम कहेंगे द लैंग्वेज ऑफ लाइफ, डीएनए आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, इसका सिंथेसिस, ठीक है। एंड देन अब हम आते हैं लेवल्स ऑफ जेनेटिक्स पे। तो लेवल क्या है जेनेटिक्स का, तो जेनेटिक्स कई लेवल पे इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन को समझाता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है और जो सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स, इंडिविजुअल फैमिलीज और फिर पॉपुलेशंस और स्पीशीज़ के एवोल्यूशन तक बढ़ जाता है, ठीक है, वहाँ तक जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दिस इंस्ट्रक्शंस, क्या, डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स एंड जीनोम। तो ये जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। आपको डीएनए के बारे में पता होना चाहिए, जीन्स के बारे में पता होना चाहिए, क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए, जीनोम क्या होते हैं उनके बारे में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जीनोम क्लियर कर दिया था, एंड देन हम डीएनए भी जान गए हैं, जीन्स भी जान गए हैं, क्रोमोसोम्स भी जान गए हैं। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को एक बार दोबारा से आप देख सकते हो। तो जीन्स का बेसिकली मैंने 4 टाइप्स आप बताए हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो है क्या बनते हैं, सीक्वेंस बनते हैं। तो हर बेस एक शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्ड करता है, जैसा कि मैंने आपको जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर था उसमें बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो एक यूनिट बनाता है, जब ये सारे मिलकर क्या होते हैं, एक यूनिट बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड एक लंबी डीएनए मॉलिक्यूल्स में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। जीन्स में डीएनए बेस एक तरह का अल्फाबेट का काम करता है। तो हर कंसिक्यूटिव टीन जो डीएनए बेसिस एक जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का कोड होता है, और अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक और मॉलिक्यूल्स जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम RNAB कहते हैं, इसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन यूज़ करके स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जीन के बेसिस सीक्वेंस को कैरी करता है, जबकि 2 और मेजर टाइप का आरएनए प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को असेंबल करता है। ये प्रोटीन की ट्रेड्स को क्या करता है, कन्फर करता है, ठीक है। तो डीएनए सेल्स के न्यूक्लियस में
रहता है। डीएनए क्या है, सेल्स के न्यूक्लियस में होगा। अगर ये सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो और जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो ये पास होता है। अगर सेल्स डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, पास होगा। तो यहाँ पर जो डायग्राम आप देख सकते हो, लेवल्स ऑफ जेनेटिक्स का जो डायग्राम है, जेनेटिक्स कैन बी कंसीडर्ड as a several level for DNA to genes, chromosomes, genome to the more familiar individual family populations. A gene actually several hundred thousands DNA has a base long. तो यहाँ पर देख सकते हो ये सेल है, ठीक है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है, इसके अंदर डीएनए है, डीएनए कैसे बाइंड है, ठीक है। ये सेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है एंड ये क्या है, जो बाइंडेड है ये जीन्स है, ठीक है। ये जीन है और ये डीएनए है, ओके। तो जो इन्फॉर्मेशन कैरी करे, ह्यूमन जीनोम की बात करें 23 क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम का तो आपको पता होगा, जो जीनोम होता है वो 23 क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर्स होती हैं, ठीक है। यानी ये पेयर्स में होते हैं, ये आपको इंडिविजुअल नहीं, आपको पेयर्स में दिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे पेयर्स बनी होती हैं। तो अब हम एक वर्ड की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स एक ऐसी फील्ड है जो पर्टिकुलर टाइप के सेल्स में बनने वाले प्रोटीन्स को स्टडी करती है। जैसे एक मसल सेल को काफ़ी जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जबकि स्किन सेल्स में ज़्यादातर जो स्कैली प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जिसमें क्रेटिन, ठीक है, क्रेटिन्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रेटिन्स होते हैं, जिनको हम क्रेटिन्स कहते हैं, ठीक है। तो एक सेल का जो प्रोटियोमिक प्रोफाइल बदलता है जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती है, जिसमें एक जो स्टमक के सेल्स को मील के बाद ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम की बात करें, ह्यूमन जीनोम में लगभग 20,325 प्रोटीन इनकोडेड जीन होते हैं जो कुछ जीन्स डिसऑर्डर्स या ट्रेड्स कॉजेज करते हैं। तो उनका डिस्क्रिप्शन एक डेटाबेस में दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं MIM। MIM है क्या, ऑनलाइन मेडालियन इनहेरिटेंस इन मैन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में, तो आप इससे नेशनल करियर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन से एसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टेक्स्ट में हर डिजीज़ का फर्स्ट मेंशन उसके MIM नंबर के साथ होता है। MIM को कहते हैं ऑनलाइन मेडालियन इनहेरिटेंस इन मैन, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम के डीएनए बेसिस का सीक्वेंस जानने के बाद भी अभी भी काफ़ी चीज़ें अननोन हैं। जैसे हमारे डीएनए का सिर्फ 1.5% हिस्सा ही प्रोटीन इनकोड करता है, बाकी हिस्सा ऐसे रिपीटेड सीक्वेंस का होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है या फिर प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स को ऑन या ऑफ करता है। और कुछ और सीक्वेंस हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। मैं बात करती हूँ एक वर्ड की, एलीलीज की, ठीक है। तो दोस्तों आपको एलीलीज के बारे में पता है? तो एलीलीज वो वेरिएंट होते हैं जो एक ही प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स में किसी इंसान से दूसरे इंसान तक थोड़ा डिफर करते हैं, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंस में जो चेंज आते हैं जो एलीलीज को डिस्टिंग्विश करते हैं उन्हें म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। एक म्यूटेशन वर्ड भी है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। अगर म्यूटेशन जो है वो स्पर्म या एग सेल में हो रहा हो और वो फर्टिलाइज एग बन जाए तो वो चेंज अगली जनरेशन को पास हो जाता है, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि देखो भैया उसके तो बाल भूरे हैं पर उसके मॉम डैड के बाल जो हैं वो ब्लैक हैं, उसके मॉम डैड के जो आइज़ हैं वो ब्लैक हैं, बट उसके जो डॉटर है उनके वाइट जो आइज़ हैं वो क्या है कि ब्राउन है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है, कुछ ना कुछ म्यूटेशंस देखने को मिल जाती हैं। कुछ म्यूटेशन डिजीज़ कॉज करते हैं और कुछ वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रेकल्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई स्पॉट या कोई मार्क स्किन के ऊपर, ठीक है। म्यूटेंट कभी कभी मदद भी करते हैं, मतलब किसी तरीके का हेल्प भी हो जाता है इनसे, ठीक है। जैसे कि एक म्यूटेंट एक पर्सन के सेल को HIV के सरफेस प्रोटीन बनाने से रोक देती है, तो ये लोग HIV इन्फेक्शन के लिए रेसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सी म्यूटेशंस को कोई विजिबल इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो इनकोडेड प्रोटीन को ऐसे चेंज नहीं करते जो उनके फंक्शन को इफेक्ट करे। बस जैसे एक माइनर स्पेलिंग मिस्टेक सेंटेंस की मीनिंग को नहीं बदलता। तो डीएनए सीक्वेंस की कुछ
जो पार्ट्स हैं इंडिविजुअल्स के बीच वेरी करते हैं, पर वो अपीयरेंस या हेल्थ को चेंज नहीं करते। ऐसे वेरिएंट्स को जो कम से कम 1% पॉपुलेशन में प्रेजेंट हो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। उनको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो मैनी फॉर्म्स का मतलब है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं ये मैनी फॉर्म्स का मतलब है इसका। तो दोस्तों जीनोम में क्या है, मिलियंस ऑफ सिंगल बेस साइट्स होते हैं जो इंडिविजुअल के बीच डिफर करते हैं, तो इन्हें सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि SNPS भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम स्निप्स भी प्रोनाउंस करते हैं। तो कई रिसर्च ग्रुप जीनोम वाइड एसोसिएशन जो स्टडी कर रहे हैं जो SNPS को थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल में देखते हैं। ठीक है, ताकि उन जेनेटिक वेरिएशंस के लैंडमार्क को आइडेंटिफाई और ट्रैक किया जा सकता है जो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर या ट्रेड्स वाले लोगों में होते हैं। तो ये SNP पैटर्न्स उसके बाद या लोगों में डिजीज से रिस्क को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो अभी तक बीमार नहीं हैं पर उन्हें वो जेनेटिक वेरिएंट इनहेरिट किए हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमन जीनोम की इन्फॉर्मेशन। जो ह्यूमन जीनोम की वेरिएशन की इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, उसको कई तरीक़ों से स्टडी किया जाता है और कई लेवल पर समझा जाता है। तो DNA बेस्ड सीक्वेंस को डिकोड करके किसी स्पेसिफिक जीन को समझा जा सकता है, जैसे किसी स्पेसिफिक इलनेस को कॉज करता है। तो जीन प्रोटीन डेटाबेस में सिमिलर सीक्वेंस सर्च करके इनकोडेड प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेक्ट किया जा सकता है जो सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर सकता है। तो दूसरे एंड पे पूरे जीनोम का सीक्वेंस भी होता है। जीनोमिक वाइड एसोसिएशन स्टडी जीन्स और जीनोम के सीक्वेंस के बीच में होती है। तो DNA बेस्ड सीक्वेंस चाहे वो सिंगल जीन के हो या पूरे जीनोम के एक स्ट्रक्चरल व्यू देते हैं जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, तो DNA को देखने का एक तरीका और है जिसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग कहते हैं जो फंक्शन को हाईलाइट करता है बाय मेजरिंग RNA मॉलिक्यूल्स की जो अबंडेंस सेल्स में। ठीक है, तो ये RNA प्रोटीन प्रोड्यूसिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस तरीके से जीन जो है एक्सप्रेशन प्रोफाइल सेल्स की एक्टिविटी को शोकेस करता है। तो इस अप्रोच की पावर कंपैरिजंस में होती है, जैसे एक बेड रिडन पर्सन का मसल सेल एक्टिव एथलीट के मसल सेल से डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स दिखाएगा। ठीक है, DNA मॉलिक्यूल्स बहुत लंबी होती हैं, ये प्रोटीन्स के आसपास लपटे जाते हैं, जैसे कि लपेट जो होता है ना कि जैसे कि फोल्डेड। ठीक है, तो टाइटली वाइंड होती हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो एक ह्यूमन सोमैटिक यानी कि जो नॉन सेक्स बोलते हैं सोमैटिक को। ठीक है, सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था कि 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, जिसमें क्या है कि 22 पेयर्स क्या होंगे, ऑटोसोम्स। ठीक है, और जो सेक्स के बीच डिफर नहीं करते। ऑटोसोम्स को 1 से 22 तक नंबर किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक सबसे बड़ा होता है, बाकी 2 क्रोमोसोम्स जो X और Y हैं, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो Y क्रोमोसोम में जीन होते हैं जो मेलनेस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, Y क्रोमोसोम में। एंड ह्यूमन में फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी फीमेल जो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करना हो, अगर XX होता है दैट इज कॉल्ड फीमेल एंड X एंड Y हो दैट इज कॉल्ड मेल। ओके, तो कार्योटाइप्स चार्ट्स में क्रोमोसोम पेयर्स को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक दिखाया जाता है। तो एक ह्यूमन सेल में 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। 2325 या ज़्यादा प्रोटीन इनकोडेड जीन्स 3.2 बिलियन DNA बेस के बीच स्केलेटेड होते हैं हर 23 क्रोमोसोम्स के सेट में। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं द बॉडी सेल टिश्यू एंड ऑर्गन। द बॉडी सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स एक ह्यूमन बॉडी में लगभग 50 से 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। ठीक है, 50 to 100 ट्रिलियन सेल्स, आप समझ सकते हो कितना हो सकता है। सभी सेल्स
जो रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के, ठीक है, जो बाकी सेल्स हैं उसके पास पूरा जीनोम होता है, लेकिन हर सेल अलग दिखता है और अलग काम करता है क्योंकि वो जीनोम के सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जीन ही यूज़ करता है। तो कौन से जीन्स एक्टिव होंगे या बॉडी के अंदर और बाहर के इन्वायरमेंटल पर डिपेंड करते हैं। जीनोम को इंटरनेट जैसे समझा जा सकता है, ठीक है, जैसे इंटरनेट है, ठीक है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ कुछ ही एसेस करनी पड़ती है। अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन ही सेल्स के जो है डिफ्रेंशिएट होने का रीज़न होता है, यानी कि स्पेशलाइजेशन। जैसे एडिपोज सेल्स फैट से भरा होता है, ठीक है, जबकि स्किन सेल में स्क्लेरली क्रेटिन जो होते हैं, क्रेटिन्स होते हैं, ठीक है, और जो कनेक्टिव टिश्यू सेल में कॉलगन्स और जो इलास्टिन प्रोटीन्स होती हैं। पर ये तीनों सेल्स अपना पूरा जीनोम रखते हैं। तो हर सेल जो है वो अपना अपना फंक्शंस प्रॉपर तरीके से करते हैं, उनका लोकेशन भी अपना होता है एंड अलग अलग उनका डिस्क्रिप्शन होता है। तो जब ये स्पेशलाइज सेल्स मिलकर नॉन लिविंग मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो टिश्यू बनते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 4 बेसिक टिश्यू टाइप्स होते हैं, लेकिन इनमें 260 से ज़्यादा तरह के सेल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ये टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी, क्लास 9th में भी, कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो दिखाया गया है, स्टमक एक मस्कुलर सैक है, ठीक है, स्टमक, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू का लाइनिंग होता है, तो नर्वस टिश्यू होता है, ठीक है, और जो ब्लड सप्लाई होता है जो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो अगर टिश्यूज़ के बारे में आपको फंक्शन, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप इस टेबल में देख सकते हो। टिश्यू टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व्स टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वैरायटी ऑफ सेल्स टाइप ऑफ मटेरियल अराउंड इट दैन द प्रोटेक्ट सपोर्ट, यानी कि क्या करता है, जो सेल्स टाइप्स है, ठीक है, वैरायटी ऑफ सेल्स टाइप्स है जो क्या करता है कि अराउंड जो मटेरियल उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, बाइंड ऑफ दिस सेल एंड फिल स्पेस थ्रू द बॉडी इंक्लूडिंग कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड एंड फैट, ठीक है। ये काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, टाइट सेल लेयर दैट फॉर्म लाइनिंग दैट प्रोटेक्ट स्केलेट्स एब्जॉर्ब एंड एक्सक्रीट, जहाँ पर जो टाइट लेयर की ज़रूरत होती है, टाइट सेल की ज़रूरत होती है, जहाँ पर एक्सक्रीट करना हो, एब्जॉर्ब करना हो या सिक्रेट करना हो, ठीक है, तो उससे क्या करती है, उस लाइनिंग को ये प्रोटेक्ट करती है। मसल्स की बात करें तो सेल दैट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग द मूवमेंट, मसल्स क्या है, सेल्स को कॉन्ट्रैक्शन या उसमें मूवमेंट में उसको प्रोवाइड करता है। नर्व टिश्यू की बात करें तो न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रो केमिकल इम्पल्सेस दैट कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड सेंस ऑफ द रिस्पॉन्स जो इन्वायरमेंटल स्टिमुली। न्यूरोगिलिया आर द सेल ऑफ सपोर्ट और नरिश नर्व्स। तो नर्व्स तो आपने देखा होगा कि जो नर्व्स होती हैं, जो नर्व टिश्यू है, वो बेसिकली क्या करता है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे जो टिश्यूज़ हैं जिनके टाइप्स हैं, इनके फंक्शंस दिए हुए हैं, लोकेशन दी हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये आप इस टेबल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कई ऑर्गन्स में रेयर जो अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स होते हैं, तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं और स्टेम सेल्स और एक स्पेशलाइज्ड सेल बना सकता है, ठीक है। तो इनकी वजह से ऑर्गन्स अपने सेल्स को ग्रो और रिपेयर करने के लिए रिजर्व में रखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप फ्रॉम द इंडिविजुअल टू फैमिलीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं जो बताते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास कौन से एलीलीज हैं और कौन से एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो वो जो वर्ड है वो है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब होता है कि कौन से एलीलीज प्रेजेंट है, इंस्ट्रक्शंस, और जो फिनोटाइप है उसका मतलब है कि कौन से ट्रेट्स दिख रहे हैं, जैसे विजुअल फीचर, बायोकेमिकल चेंजेस या हेल्थ के इफेक्ट। तो एलीलीज को इस तरह से भी समझा जा सकता है, जैसा कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अगर एक एलीलीज एक ही क्रोमोसोम पे हो और इफेक्ट दिखता है तो उसे डोमिनेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। अगर किसी एलीलीज को इफेक्ट देखने के लिए दोनों क्रोमोसोम्स पे होना पड़ता है, ठीक है, तो वो रिसेसिव कहलाता है। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। तो इंडिविजुअल्स जेनेटिकली अपने फैमिली से जुड़े होते हैं। हर पर्सन अपने माँ बाप और जो सिबलिंग्स के साथ
जो आधा जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, ठीक है। तो पहले ट्रांसमिशन जेनेटिक्स या फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स सिर्फ एक जीन के इनहेरिटेंस को स्टडी करता था, लेकिन आजकल जेनेटिक्स के स्कोप काफ़ी ब्रॉड हो गए हैं, ठीक है। अब फैमिली स्टडीज़ में एक से ज़्यादा जीन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को स्टडी करता है, ठीक है, काफ़ी बार ट्रांसमिशन जेनेटिक्स से शुरू होता है। अगर आप सपोज कीजिए कि अभी आपके पास कोई डिजीज़ आया है, ठीक है, सपोज आप एक साइंटिस्ट हैं, आपके पास कोई डिजीज़ आई है, आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आपके पास उसका कोई ट्रीटमेंट है तो आप क्या है कि नेक्स्ट अगर कोई ऐसी स्टडी आती है, ऐसा कोई म्यूटेशन या कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, जेनेटिक प्रॉब्लम आता है, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है साइंटिस्ट उसको बहुत ज़्यादा फोकस करके स्टडी करते थे, ताकि कोई नेक्स्ट अगर ऐसी वो ट्रीटमेंट या म्यूटेशन आए तो वो बहुत जल्दी उसको रिकवर कर सके। जैसे कि स्टैटिन ड्रग्स जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज़ होता है। क्या होता है? स्टैटिन ड्रग्स, ठीक है। ये क्या काम करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस अवेलेबल होने के बावजूद भी कुछ सिंगल जीन्स डिसऑर्डर इतने रेयर होते हैं कि उनका नाम तक नहीं होता, ठीक है। इनके बारे में आगे के चैप्टर्स में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, द बिगर पिक्चर फ्रॉम द पॉपुलेशन टू इवोल्यूशन। तो फैमिली लेवल के ऊपर जेनेटिक्स और जो ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट लेवल पॉपुलेशन होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी में पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीड यानी कि जो मैटिंग है कर सकते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पॉपुलेशन एक बड़ी ग्रुप ऑफ एलील्स का कलेक्शन होता है जिसे उनकी फ्रीक्वेंसीज से पहचाना जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम स्वदेश की बात करें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनमें लाइट हेयर पाया जाता है, ठीक है। लाइट हेयर देखने को मिलता है और फेयर स्किन देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ एलील्स ज़्यादा होंगे ये वाले। अगर हम वहीं एथोपियन की बात करें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, डार्क हेयर मिलेगी, डार्क स्किन मिलने वाले जो एलील्स हैं वो ज़्यादा पाए जाएंगे। तो ये जो डिफरेंसेस है जो लोगों के अपीयरेंस में ये हेल्थ प्रॉब्लम्स में देखते हैं, ठीक है, तो वो उनकी एलील्स की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की वजह से होती हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन के सभी एलील्स मिलके जीन पूल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक इंडिविजुअल का कोई जीन पूल नहीं होता। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का यूज़ हेल्थ केयर, फोरेंसिक्स और जो है कई फील्ड में होता है। तो ये जेनेटिक्स का वो एरिया है जहाँ से इवोल्यूशन की शुरुआत होती है। इवोल्यूशन का मतलब है एलील्स फ्रीक्वेंसीज का पॉपुलेशन में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो ये छोटी छोटी जेनेटिक चेंजेस आगे जाके स्पीशीज के बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट करती हैं, जिन्हें हम नॉर्मली इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर हम डीएनए सीक्वेंस कंपेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर जीन के या उस जीन के बनाए गए जो प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस का, तो हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स कितने क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये कॉमन जो असेस्टर ऑफ ऑल लाइफ है, ठीक है। ईस्ट है, ईस्ट एंड फ्रूट फ्लाई, सी स्क्वायर्ड एंड पफ फिश। ये क्या होता है कि जब आप इसको पानी से बाहर निकालते हैं ना, इसकी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी फूल जाती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका साइंटिफिक नेम भी मेंशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो माउस है, चिंपैंजी है जिसको इसका जो है साइंटिफिक नेम लिखा है। ह्यूमन को तो आपको पता होगा, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जितनी ज़्यादा सिमिलर सीक्वेंस होंगे उतना ही रिसेंटली वो दोनों स्पीशीज़ एक कॉमन असेंटर से अलग हुए होंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन इससे ज़्यादा लॉजिकल है बजाय कि इसकी दो स्पीशीज़ ने एग्जैक्ट सेम जीन सीक्वेंस सिर्फ कोइंसिडेंस से रिवॉल्व कर लिया हो। तो स्पीशीज़ की इवोल्यूशन और फैमिली के इनहेरिटेंस ट्रेट्स दोनों का एक ही बेस शेयर्ड सेंटर्स। तो स्पीशीज़ की इवोल्यूशन और फैमिली में इनहेरिटेड ट्रेट्स के पेरेंट्स दोनों ही एक कॉमन बात देखते हैं, ठीक है। शेयर्ड सेंटर्स से डाइवर्जेंस यानी अलग होना, डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग होना, शेयर्ड सेंसेस अलग है, ठीक है। तो ये बात लॉजिक पे बेसिस है, जैसे कि एक भाई और बहन जैसे ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उनके बीच में लगभग आधे जीन्स वेरिएंट्स कॉमन होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं सेम होते हैं, उनके जो माता पिता हैं वो सेम ही हैं, क्योंकि वो ब्रदर सिस्टर हैं तो वो सेम पेरेंट्स से हुए हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा लाइकली है
ना कि ये कि उनका आधा जेनेटिक मटेरियल सिर्फ जो चांस है से सेम हो गया हो, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंस जो कंपैरिजंस हैं से ह्यूमन इवोल्यूशन के रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपेयर टू सिर्फ एक जीन्स कंपेयर करता है, ठीक है, क्योंकि जीनोम में डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं ह्यूमन और चिंपैंजीज के बीच 98% से ज़्यादा डीएनए सीक्वेंस सेम है, ठीक है, ह्यूमन और चिंपैंजीज के बीच में। हमारे और उनके जीनोम में 2 डिफरेंसेस हैं, वो जीन्स ऑर्गेनाइजेशंस और जीन कॉपी नंबर उनमें, तो ओवरऑल सीक्वेंस में नहीं, ठीक है। तो अगर हम ये समझ लें कि हमारे स्पेसिफिक जीन का क्या फंक्शन है, तो हमारे ये समझ में आ जाएगा कि हम और चिंपैंजीज में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, जैसे कि बालों का ना होना, या जो बॉल कलर या बात करने की एबिलिटी जो है, ठीक है, जैसे कि हम जैसे टॉक कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो जेनेटिक लेवल पर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से काफ़ी सिमिलर होते हैं। बॉडी बनने के लिए जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं उस लेवल पर ह्यूमन और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो हमारे डीएनए सीक्वेंस माइस, जो पफर फिश है, या फ्रूट फ्लाइज के जो साथ भी मिलती जुलती है। तो यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये सारी मिलती जुलती जो जेनेटिक्स है उनके डायग्राम्स है, ठीक है। हम कुछ जो बेसिक जीन्स तो ईस्ट और बैक्टीरिया जैसे सिंपल्स ऑर्गेनिजम्स के साथ भी शेयर करते हैं, जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। जब हम लोगों के जीनोम लेवल पर कंपैरिजंस करते हैं तो ये पता चलता है कि हम सब ह्यूमंस जेनेटिकली के दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं, इवन ज़्यादा देन अदर मैमल्स, ठीक है। तो ये सोच थोड़ा सा अजीब लगता है कि लेकिन चिंपैंजीज एक दूसरे से उतने सिमिलर नहीं होते जैसे हम ह्यूमंस एक दूसरे से होते हैं। तो आपने कभी कंपैरिजन किया होगा, जब आपने चिंपैंजीज देखे होंगे तो आप उनसे ना इतने भी सिमिलर नहीं होंगे जैसे कि आप और मैं, ठीक है। आप और मैं इतने ज़्यादा सिमिलर हैं कि कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी आज भी अफ्रीका के लोगों में मिलती है, क्योंकि ह्यूमैनिटी वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो आज के मॉडर्न एथेटिक ग्रुप के बीच में जितनी भी जीन्स वेरिएशन हैं वो सब सेंट्रल अफ्रीकन जीन्स पूल के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं जीन एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जीन और उनका एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है, ठीक है। तो बहुत सालों तक जो जेनेटिक्स का फोकस है वो सिंगल जीन ट्रेट्स पर था, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जीन्स अकेले काम नहीं करते, तो उनका फंक्शन दूसरे जीन्स के एक्शंस और इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल के लिए कई जीन्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम खाने से कितनी एनर्जी यानी कि कैलोरीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हर इंसान के इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है और टाइप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो जो ये भी इफेक्ट करती है कि हम कितनी कैलोरीज एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसी वजह से कुछ लोग बहुत खाते हैं और फिर भी मोटे नहीं होते, जबकि कुछ लोग कम खाते हैं तो भी इजीली वेट गेन कर लेते हैं। तो स्टडी ने ये दिखाया है कि 110 कैलोरी कुकी किसी एक इंसान की बॉडी में 110 कैलोरी दे सकती है, लेकिन किसी दूसरे के लिए सिर्फ 90 कैलोरीज, ठीक है। तो मल्टी फ्रैक्शनल या कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स वो कहते हैं जो जीन्स प्लस इन्वायरमेंट के इफेक्ट से बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इस फिगर में, यहाँ पर क्या है कि अब आपके पास वन हैंड में 5 फिंगर्स होंगी एंड दूसरे हैंड में 5 फिंगर्स होंगी, बट इस बच्चे के हैंड में देख सकते हो यहाँ पे 6 फिंगर्स हैं, ठीक है। टोटल हो गए 12 फिंगर्स। आपके पास कितने हैं? 10 फिंगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डिफ्रेंशिएशन जो है वो देख सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स का जो साइंटिफिक और जनरल मीनिंग अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ मल्टी फ्रैक्शनल वर्ड यूज़ किया गया है। क्या? मल्टी फ्रैक्शनल। जो मल्टी फैक्शनल है, एक ही सिम्टम्स कभी जो इनहेरिटेड होते हैं और कभी नहीं। तो अगर इनहेरिटेड होते हैं तो वो एक जीन या किसी जो कई जीन से हो सकते हैं। यूजुअली इनहेरिटेड फॉर्म किसी का रेयर होता है, जैसे अल्जाइमर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, पार्किंसंस डिजीज़ हो गए, ठीक है। ये क्या होते हैं? रेयर होते हैं। तो ये जानना कि कोई इलनेस सिंगल जीन्स है या मल्टी फ्रैक्शनल है तो इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब हमें फैमिली में किसी के रिस्क का एस्टीमेट लगाना हो। तो सिंगल जीन ट्रेट्स के लिए प्रेडिक्शन जो मेंडल्स के लॉ हैं से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है,
ठीक है। इसको हम आगे के चैप्टर्स में जो मेंडल के जो लॉज हैं उसके बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मल्टी फ्रैक्चरल डिसऑर्डर के लिए प्रेडिक्शन थॉट होता है, क्योंकि कई अलग अलग फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑस्टियोपोरोसिस ले सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ये जो है डिजीज़ मोस्टली मेनोपॉज के बाद जो विमेन को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो बोन्स वीक हो जाती हैं इस टाइम पे और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। इसमें कई जीन्स और लाइफस्टाइल फैक्टर का जो फैक्टर्स हैं उसका रोल होता है, जैसे कि हो गए स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी ये नहीं होना, ठीक है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, स्मोक करते हैं, कैल्शियम की पुअर डाइट है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, इसके केसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इन्वायरमेंट जो है वो जीन एक्शन को मॉडिफाई कर सकता है। कैसे? तो इन्वायरमेंट के जो मॉडिफाइंग इफेक्ट से ये आइडिया चैलेंज होता है जो कहता है कि जीन सब कुछ फिक्स कर सकता है, तो इससे जेनेटिक डिटर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्टिव जीन्स टेस्टिंग जब किया जाता है जब किसी पर्सन के सिम्टम्स नहीं होते लेकिन जीन्स टेस्ट किए जाते हैं, तो रिजल्ट रिस्क के फॉर्म में दिए जाते हैं, ना कि फाइनल कंक्लूजन के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक आप एग्जांपल ले सकते हो। एक वुमेन को ये बोला जा सकता है कि आपको इस टाइप्स के ब्रेस्ट कैंसर होने का 45% चांस है, पर ये नहीं कहा जाता कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही। यानी कि फैमिली हिस्ट्री या फिर इन्वायरमेंट से जो है जीन्स अगर ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा इनहेरिटेड या म्यूटेंट जीन ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनको ये बताया जाता है कि आपको जो है चांस है, ये नहीं है कि आपको होगा ही। चांस होने का और होगा ही का मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो उनको प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है। तो जेनेटिक डिटर्मिनेशन हेल्प होता है या हार्म होता है, हम ये डिस्कस करेंगे। जेनेटिक डिटर्मिनेशन हेल्पफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि यूज़ कैसे अप्लाई किया जा रहा है। अगर सोसाइटी में ये मान लिया जाए कोई एक एथेटिक ग्रुप जेनेटिकली कम इंटेलिजेंस है, तो उन लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस और जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। लेकिन ट्रूथ ये है कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट होता है। तो जेनेटिक्स से हेल्थ पे कंट्रोल मिल सकता है, ठीक है। जेनेटिक्स से हेल्थ पे कंट्रोल मिल सकता है अगर हम किसी ट्रेड्स के जेनेटिक जो कंपोनेंट को समझा जाए, तो हम अपने हेल्थ को नॉन जेनेटिक फैक्टर जैसे डाइट हो गया, इसके थ्रू बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि एक जीन्स को हेपेटिक लाइपेज एंजाइम बनाता है, ठीक है, ये लीवर में होता है, तो डिसाइड करता है कि फैटी फूड खाने के बाद ब्लड में LDL, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। इसका बैलेंस क्या होगा, ठीक है, तो ये बताता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर जो एलील इनहेरिटेड करते हैं, तो आप फैटी फूड खाकर भी हेल्दी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे एलील इनहेरिट करते हैं, तो एक स्लाइस ऑफ चॉकलेट, केक या फैटी बर्गर खाने से LDL बढ़ जाता है और HDL कम हो जाता है, जो अनहेल्दी प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, ये इसके डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स की, तो एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स है क्या? तो आजकल जो हार्डली कोई दिन ऐसा जाता है जब जेनेटिक्स का जिक्र न्यूज़ में ना होता हो। तो न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जेनेटिक्स के तो आजकल न्यूज़ कम ही आती हैं, पहले बहुत आती थी। जेनेटिक्स हमारी लाइफ के कई एरियाज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हेल्थ केयर, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारे पास्ट और फ्यूचर दोनों को समझाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक्स है वो हमारे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सबसे रिलेटेड है, ठीक है। जेनेटिक्स के बारे में सोचने से लोगों में कभी फियर, कभी होप, कभी एंगर, कभी वंडर होता है, ठीक है। तो सिचुएशंस के हिसाब से, जैसे जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से क्या होगा कि जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगी आपको। तो यहाँ कुछ एप्लीकेशंस के छोटे छोटे जो ग्लिम्पसेस हैं वो दिए गए हैं, जो आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको किए जाएंगे, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी है, ये स्प्लैशिंग, जो इस्टेब्लिशिंग जो आइडेंटिटी है,
आइडेंटिटी को, जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करना, यानी कि डीएनए सीक्वेंस कंपेयर करके किसी की आइडेंटिटी, रिलेशनशिप या एसेसरी को कंफर्म या रूल आउट करना अब रूटीन बन गया है, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, जिसमें एसएनपी और शॉर्ट रिलेटेड जो डीएनए सीक्वेंस है उनमें देखे जाते हैं। एंड फोरेंसिस की बात करें, फोरेंसिक्स तो आपने पता होगा फोरेंसिक बेसिकली है क्या। इसमें क्राइम सॉल्विंग होता है, ठीक है, क्राइम सॉल्विंग। तो 11 सितंबर जो 2001 के पहले जो डीएनए प्रोफाइलिंग, तब इनसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता था, ठीक है। पहले हम क्या कहते थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते थे, सिर्फ कभी कभी उसे यूज़ होती थी तो प्लान क्रैश या विक्टिम या क्रिमिनल केस में, ठीक है। तो 9/11 के बाद जो इन्वेस्टिगेटर्स ने बोन्स, टीथ, हेयर ब्रशेस, टूथ ब्रशेस और रिलेटिव्स के सैंपल कंपेयर करने जो मिसिंग लोगों को आइडेंटिटी किया जाता था एंड उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते थे। तो अब ये क्या होता है कि ये सैंपल्स भी लिए जाते हैं जेनेटिक्स में। तो आज डीएनए प्रोफाइलिंग से क्राइम सीन्स के जो मिलने वाले जो टिश्यू सैंपल्स सस्पेक्ट से मैच किए जाते हैं। डीएनए डेटाबेस में से मैचेस जो कोल्ड हिट्स में मिल जाते हैं जब कोई सस्पेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो गलत कन्विक्टेंस को ओवरटर्न किया जा सकता है। एग्जाम्पल में फोर्ड हाइट्स 4, ठीक है। तो फोर्ड हाइट्स 4 यानी 1996 में 4 लोगों को 18 साल बाद रिलीज़ किया गया था। जब डीएनए ने प्रूफ किया कि वो लोग गिल्टी नहीं थे, द इनोसेंस प्रोजेक्ट ने अब तक 200 प्लस गलत कन्विक्टेड लोगों को डीएनए प्रोफाइलिंग के ज़रिए फ्री करवाया है, ठीक है। तो इससे क्या है कि अडॉप्ट जो लोग हैं वो अपने रिलेटिव्स ढूंढ पाते हैं। काइंड सर्च रजिस्ट्री, जिससे डाटाबेस अडॉप्ट इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है अपने बायोलॉजिकल सिबलिंग्स को ढूंढने के लिए, स्पेशली चाइना, रशिया, जो ग्वाटेमाला है, साउथ कोरिया है जैसे कंट्रीज से। तो स्पर्म डोनर के बच्चे भी अपने बायोलॉजिकल फादर तक पहुंच पाते हैं अगर वो कांटेक्ट करना चाहें, ठीक। हिस्ट्री और एसेंट्री को समझना, तो हिस्ट्री और सेंट्री को किस तरीके से समझा जा सकता है। तो डीएनए एनालिसिस से हिस्ट्री लोगों के बारे में पता चल सकता है। एग्जाम्पल में थॉमस जेफरसन और जो सैली हैमिंग्स के बीच रिलेशन का प्रूफ डीएनए से मिला था। तो वाई क्रोमोसोम टेस्ट से ये कंफर्म हुआ है कि जेफरसन है या उनकी फैमिली का कोई मेंबर हैमिंग्स के बच्चे का जो फादर हो सकता है। तो वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स में होता है, ये तो आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए ये फादर टू सन पास होता है। सो नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में जेनेटिक्स का क्या रोल है। तो अब कई डिजीज़ का जो है जेनेटिक्स के लेंस से देखा जा रहा है। सिर्फ इनहेरिटेड नहीं पर ज़्यादातर डिजीज़ कॉम्प्लेक्स होते हैं, जीन प्लस इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल में ले सकते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस का जो पेशेंट है वो अगर सेकेंडोधा स्मोक यानी कि उनमें रहता है तो उसकी कंडीशन और वर्स हो जाती है। डिजीज़ कभी प्रोटीन्स के गलत अमाउंट से होती है, ठीक है, या रॉन्ग टाइम प्लेस पर प्रोटीन बनने से या प्रोटीन ना बनने से हो सकती है। तो जीन एक्सप्रेसिंग प्रोफाइलिंग जिसको हम जीईपी भी बोलते हैं, जीन एक्सप्रेसिंग प्रोफाइलिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से जीन ऑन हैं और कौन से ऑफ हैं जब डिजीज़ डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं सिंगल जीन डिजीज़ की। सिंगल जीन डिजीज़ क्या है। सिंगल जीन से होने वाली बीमारियों से जो डिजीज़ हैं, ठीक है, जो सिंगल जीन से होने वाले डिजीज़ हैं और कुछ स्पेसिफिक फीचर दिखती हैं। तो फर्स्ट आता है प्रिडिक्टिबिलिटी। प्रिडिक्टिबिलिटी फैमिली रिलेशन से ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि किसी को डिजीज़ हो सकता है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बात सकते हैं हंटिंगटन डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़ क्या है कि अगर म्यूटेशन है तो डिजीज़ ऑलमोस्ट सर्टेन है, तो इवन इफ जो सिम्टम्स हैं 40 के बाद आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिफाइनिंग डिजीज़ टू रिफ्लेक्ट जीन एक्सप्रेशन, यानी कि डिजीज़ रीडिफाइनिंग बाय जीन एक्सप्रेशन। तो अब डिजीज़ को जीन एक्सप्रेशन पैटर्न के बेस पर डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये म्यूटेशंस डिटेक्शन से डिफरेंट है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जीन ऑन है या ऑफ है, ठीक है, यानी वो प्रोटीन बनाता है या नहीं। एग्जाम्पल में डिजीजोम्स जो है
एक डायग्राम जो डिजीज़ को उन जीन्स के थ्रू लिंक करता है जिनके एक्सप्रेशन एबनॉर्मल होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ एक क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है। और सरप्राइज लिंक जो है वो हमारा है DMD, यानी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। और जो हार्ट अटैक होता है, DMD का ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, पर हार्ट अटैक का है। DMD का नहीं है बट हार्ट अटैक का होता है। तो अब कार्डियक ड्रग जिसमें DMD पेशेंट पर टेस्ट हो रहे हैं। तो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस की बात करें तो जो डियोजोम्स जैसे टूल से मेडिकल कोडिंग चेंजेस हो सकते हैं। WHO को डेथ कॉजेज़ की लिस्ट रिवाइज करनी पड़ सकती है, और अलग अलग सिम्टम्स वाले डिजीज़ जो है वो जेनेटिकली सेम हो सकते हैं और सिमिलर सिम्टम्स वाले जेनेटिकली अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो है पार्ट्स ऑफ डिजीजोम्स देख सकते हो आप। यहाँ पे ये टूल्स जो हैं, ऑटिज्म तो आपको पता होगा, जो बच्चों में आपने देखा होगा कि उनके जो है वो नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनका मेंटल रिटार्डनेस होता है। इनसे क्या होते हैं कि रैट सिंड्रोम या सीजर डिसऑर्डर्स या ब्रेन कैंसर हो सकता है और अदर कैंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकोटीन एडिक्शंस जो हैं उनसे भी क्या होता है कि अदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। एंड देन ब्रेन कैंसर से हम ले सकते हैं जो डायबिटीज़ मेलिटस हैं, ये किसके थ्रू, तो ओबेसिटी की, अल्जाइमर डिजीज़ से भी हो सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है अस्थमा, ठीक है। एंड अल्जाइमर डिजीज़, हाइपरटेंशन या डायमेंस्टिया, ये इनसे क्या होता है कनेक्टेड होता है। एंड अब हम बात करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग की, ठीक है। तो लगभग बात करें कि 1200 सिंगल जीन्स डिसऑर्डर के टेस्ट पहले से अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन ये सभी बहुत रेयर होते हैं। अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी DTC जो होते हैं जेनेटिक टेस्टिंग, जैसे लोग वेबसाइट के थ्रू या चिक सेल्स जो होती हैं जो गले के अंदर से सैंपल भेज के करते हैं, तो DNA बेस्ड टेस्ट को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रही है, ठीक है। 2008 में जो US में GINA, GINA, गिना की फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है। उसके लॉ आने से पहले लोग अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के जो मिसयूजेस के डर से टेस्टिंग से बचने लगते थे, ठीक है, उनसे बच रहे थे। तो कई लोगों को अपना जो नाम है वो बदलकर टेस्ट कराते थे ताकि रिजल्ट उनके मेडिकल रिकॉर्ड में ना आए। तो कुछ लोग क्लिनिकल जो ट्रायल्स में सिर्फ इसलिए भाग नहीं लेते थे क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रेस हो सकती है। तो GINA जो है, तो GINA के बाद क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ किसी को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हायर, फायर या प्रमोट नहीं कर सकते। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जेनेटिक टेस्ट मांग नहीं सकती और ना ही रिजल्ट का यूज़ करके कवरेज देनी कर सकती है, ठीक है। जेनेटिक टेस्ट का मतलब है कि DNA, RNA एंड क्रोमोसोम्स एंड प्रोटीन या मेटाबॉलिज्म का जो एनालिसिस है जिसमें जीनोटाइप, म्यूटेशन या क्रोमोसोमल चेंज का पता लगाया जाए। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है किसी इंसान, किसी पीपल का, उनके जो फैमिली है के फिनोटाइप का या टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो GINA के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो GINA की लिमिटेशंस क्या है, इनकी जो लिमिटेशंस हैं, तो 15 से कम एम्प्लॉय वाली जो कंपनीज पर ये लॉ लागू नहीं होती हैं। तो ये स्टेट लॉ को ओवरराइड नहीं करता, तो इसमें प्राइवेसी का पूरा प्रोटेक्शन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं, अगर लोगों को अपने इनहेरिटेड जेनेटिक रिस्क के बारे में पता हो तो वो अपने लाइफस्टाइल को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिजीज़ को क्या करते हैं, रोक सकते हैं, जिससे हेल्दी डाइट लेना, स्मोक ना करना, एक्सरसाइज करना, रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना, एक्सेट्रा। तो GINA से लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जेनेटिक टेस्टिंग का पार्ट है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट, कुछ ही सिंगल जीन डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे कि मिसिंग प्रोटीन्स सप्लाई करना, जिससे ब्लड डिसऑर्डर में क्लॉटिंग फैक्टर देना, ठीक है। डाइट टीवर्क करना का, अगर किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में किसी एंजाइम की कमी से किसी केमिकल का बिल्डअप होता है तो डाइट चेंज करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जीन थेरेपी में जो फॉल्टी जीन्स की जगह पे सही जीन देना ताकि वो सही प्रोटीन बनाए। तो कुछ एक्साइटिंग ड्रग्स को नए तरीके से यूज़ करना भी जो है हेल्पफुल हो सकता है, जैसे कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस।
ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें ऑटिज्म, मेमोरी लॉस, मेंटल रिटार्डनेस होता है, जिसमें इसमें क्या होता है कि यूज़ होने वाले एंजाइम्स पे एक पुरानी ड्रग्स जिसको हम रेपोमाइसिन कहते हैं, ठीक है, का इफेक्ट देखा गया है, जिसमें ट्रांसप्लांट पेरेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसका भी ट्रीटमेंट जीनोम सीक्वेंस से ईजी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ना एक केस लिया हमने जिसमें 3 लोग थे, 3 पीपल्स थे, और डोनर क्या था, एक ही था, एक डोनर था। इसका जो ट्रीटमेंट हुआ, इसके ऑर्गन से 3 लोगों की ट्रीटमेंट हुई और ये तीनों के तीनों की डेथ हो गई। तो वहाँ पर क्या है कि जो साइंटिस्ट या जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या है कि ह्यूमन सैंपल्स जो है वो डीएनए को है, जो बाकी जो सीक्वेंस से है ह्यूमन सैंपल से, जो सैंपल से जो क्या है कि ह्यूमन डीएनए को हटा दिया, यानी कि यहाँ पे क्या किया उसने, डीएनए सैंपल को उसमें क्या किया, हटा दिया। बाकी सीक्वेंस के जो एनालिसिस हैं उससे जो एनालाइज किया तो एक अननोन वायरस डिटेक्ट हुआ, ठीक है। फिर उससे क्या हुआ, डायग्नोस्टिक टेस्ट बने। डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाने का पर्पस क्या है कि इन फ्यूचर में सेम कंडीशन आती है, ये जो कंडीशन थी अगर सेम कंडीशन आती है तो उससे बचने के लिए पहले से ही ट्रीटमेंट स्टोर रहेगा, ठीक है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो उसको जल्दी से क्या है कि उसको डायग्नोस किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो जेनेटिक का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक का जो स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर से ही हुआ था, ठीक है। जेनेटिक्स का जो स्टार्टिंग था वो किससे था, एग्रीकल्चर से ही था। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में प्लांट्स और एनिमल का ब्रीडिंग ऐसे ट्रेट से लिए जाते हैं जो इंसानों के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे कि सीडलेस फ्रूट हो गया या लैंड मीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनिजम्स का यूज़ गुड्स यानी जैसे फूड, मेडिसिन या सर्विसेज जैसे बायो क्लीनिंग के लिए करना बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, ठीक है। एंशियंट का जो एग्जांपल है वो हम ले सकते हैं 6000 BC में जो बेबी लायनस से फ्रूट्स जो फर्मेंटेशन से वाइन और बियर बनाना शुरू किया, ठीक है। तो पहले क्या है कि वाइन बियर जो है वो फ्रूट्स वगैरह से बहुत पहले से ही बनते आ रहे हैं। तो आज जो रिसर्चर्स हैं लैगर बियर बनाने वाले ईस्ट के जीनोम सीक्वेंस कर चुके हैं, ठीक है, जिससे अलग अलग ब्रेवेरिस के बियर्स का जीन एक्सप्रेशन लग पाया गया है, ठीक है, अलग पाया गया है। तो इनसे नए फ्लेवर्स बनाए जा सकते हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस जो जीएम एग्रीकल्चर है उसको हम किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में कई जीन साथ में स्टफल होते हैं, ठीक है, इसलिए ये प्रिसीज नहीं होते। लेकिन जो मॉडर्न डीएनए बेस्ड टेक्निक में हम एक जीन को कंट्रोल करके डिज़ायर रिजल्ट पा सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें जीन को बदलकर कोई ट्रेट इंट्रोड्यूस किया जाए, और जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स है जिसमें किसी दूसरे स्पीशीज़ का जीन इंट्रोड्यूस किया गया हो, ठीक है, उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो जीन मॉडिफिकेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों के टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जिसमें जीन को बदलकर ट्रेट इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, और जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें किसी दूसरे स्पेसिफिक का जीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया हो। एग्जाम्पल में आप गोल्डन राइस ले सकते हो। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एग्जाम्पल भी मैं बता रही हूँ आपको वो क्वेश्चंस में आते हैं। तो इसमें कॉर्न और बैक्टीरिया के जीन्स डाले गए हैं जिसमें ये 23x ज़्यादा बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए प्रिकर्सर्स बनाता है और 2x ज़्यादा आयरन स्टोर करता है, ठीक है। ये विटामिन ए और आयरन डेफिशिएंसी के बचाव में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, तो विंड जो पॉलिनेशन है, सो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट दूसरे एरिया में पहुंच जाते हैं,
तो जब हवा चलेगी तो जेनेटिक मॉडिफाइड जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करेंगे। तो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी जो है वो बढ़ने से क्रॉप जो फेलियर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। कुछ जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन फिश या प्लांट इतने एबनॉर्मल हो जाते हैं कि वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी जो है हमारा, ठीक है, इसको हम जो हमारा इन्वायरमेंटल जो साइंस है उसको हम बेसिकली इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस। इसको हिंदी में कहते हैं हम पर्यावरण विज्ञान, ठीक है। तो हम इस धरती पर, इस अर्थ को हज़ारों दूसरी स्पीशीज़ के साथ शेयर करते हैं। इनमें से कई स्पीशीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता क्योंकि ये तो हम उनके हैबिटेट्स को देख नहीं सकते या उन्हें लाइब्रेरी में ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एक वर्ड आता है यहाँ पे, मेटाजीनोमिक्स। मेटाजीनोमिक्स एक ऐसा फील्ड है जो कि छुपी हुई जो लाइफ फॉर्म्स के जो डीएनए को सीक्वेंस करके उनकी स्टडी करता है। तो ये टेक्निक सॉइल इंसेक्ट्स के गर्ड्स यानी पेट जो कचरे एक्सेट्रा जैसे हैबिट्स का डीएनए एनालाइज करके बता सकती है कि वहाँ कौन से जीव या ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो ऐसे इंटरेक्ट करते हैं और इनसे जो नई मेडिसिन या एनर्जी सोर्स भी मिल सकती हैं। तो मेटाजीनोमिक जो रिसर्च है उसमें क्या है कि रिसर्चर्स डीएनए कलेक्ट करते हैं और नॉन जीन्स के डेटाबेस के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखते होंगे। तो एक ईयरली प्रोजेक्ट ने सारगासोसी, इसका नाम है सारगासोसी, में लाइफ डिस्कवर की। ये जो बरमूडा के पास 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स का जो ओशियंस एरिया है, पहले सोचा जाता था कि यहाँ ठीक सीवुड के नीचे लाइफ नहीं है। तो क्रिस्टोफर जो कोलंबस ने जब इस एरिया में सीवुड देखा तो सोचा कि लैंड पर पहुँच गए हैं। जब साइंटिस्ट ने यहाँ के पानी का डीएनए सैंपल लिया तो उन्होंने 1 बिलियन डीएनए बेस सीक्वेंस किए, ठीक है। कितने? 1 बिलियन डीएनए बेस सीक्वेंस और 1800 माइक्रोबियल स्पीशीज़ आइडेंटिफाई किए, जिनमें 148 पहले कभी नहीं देखे गए थे। यानी कि उन्होंने जब 1800 माइक्रोबियल स्पीशीज़ आइडेंटिफाई किए तो 148 उन्हें ऐसे मिले जो पहले मतलब कभी नहीं देखे गए थे और 1 मिलियन न्यू जीन्स डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो यहाँ पर एक वर्ड और आता है फ्रेंड्स, डीएनए बारकोडिंग। तो डीएनए बारकोडिंग जो मेटाजीनोमिक्स के साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट स्पीशीज की जो बायोडाइवर्सिटी है एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें डीएनए बारकोड जिसमें फुल जीनोम सीक्वेंस नहीं किया जाता, सिर्फ एक छोटी सी डीएनए सीक्वेंस चेक की जाती है, ठीक है। तो ये डीएनए सीक्वेंस ज़्यादा एक्यूरेट सेंट्री दिखाती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी, जिसमें फिजिकल फीचर्स जैसे बॉडी शेप, साइज, कलर को बेस बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। तो एक जो वैश्विक दृष्टिकोण है उसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं। जो जेनेटिक्स हमारे जो लाइफ के इतने करीब हैं कि इससे सिर्फ एक लाइफ साइंस का ब्रांच कहना सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज भी हैं, जैसे कि सबको इक्वल टेस्टिंग का एक्सेस हो, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो मिसयूज़ है वो ना हो और किसी को जानबूझकर जेनेटिक साइंस के थ्रू हार्म ना किया जाए। तो ये सब साइंटिफिक प्रोसेस के पैरेलल चलने वाले कंसर्न हैं। जेनेटिक का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है उसमें जेनेटिक और जीनोमिक नए ऐसे टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं जो हमारे लाइफ जो क्वालिटी को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में ये टेस्ट और ट्रीटमेंट महंगे होंगे, ठीक है, सब जगह ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, तो कॉस्टली होंगे और नॉट अवेलेबल होंगे, नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। जब डेवलप्ड कंट्री के रिच लोग जीनोम बेस्ड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर का फ़ायदा उठा रहे होंगे, तब डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग बेसिक जो वैक्सीन्स और मेडिसिन के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं एक अफ्रीकन कंट्री में जहां 5 में से 2 बच्चे एड्स से सफ़र करते हैं और कई लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ से मर जाते हैं। वहाँ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर का स्क्रीनिंग जो प्रैक्टिकल नहीं लगता, ठीक है, लेकिन यहाँ भी
लेकिन यह भी सच है कि जेनेटिक डिसऑर्डर लोगों को कमज़ोर बना देते हैं, जैसे वो ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ का शिकार होते हैं और उन्हें दूसरों तक पहुंचा देते हैं। तो जीनोम इन्फॉर्मेशन सबके लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है, जैसे कि जीनोम इन्फॉर्मेशन है वो उसको हम फ़ायदेमंद कैसे बना सकते हैं। तो आखिर में जो ह्यूमन जीनोम का इन्फॉर्मेशन सबको फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि ह्यूमन के जीनोम के साथ साथ ह्यूमन पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग वायरस, बैक्टीरिया और जो पैरासाइट के जीनोम्स भी स्टडी करके नए ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें जो शामिल है हमारा यूनाइटेड नेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक भी इसमें इंक्लूड है। तो फ्रेंड्स, ओवरव्यू ऑफ जेनेटिक्स हमने तो आज डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी इसकी समरी जाननी है, समरी इन द सेंस कि पूरा जो चैप्टर है जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है उसके कुछ टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ टर्म्स बताने जा रही हूँ जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है शुरुआत से अगर मैं चैप्टर को बताऊँ थोड़ा बोरिंग लगेगा, समरी थोड़ी बोरिंग होगी, ठीक है, ज़्यादा बोरिंग नहीं होगी, बस 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने आपको जीन्स बताया था। जीन्स क्या होते हैं? वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं, और यही प्रोटीन्स इनहेरिटेड ट्रेड्स जैसे कि हाइट, आइज, कलर को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन्स, ठीक है। एंड देन अगर मैं बात करूँ जीनोम की, जीनोम एक कंप्लीट सेट होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। तो हर सेल यानी लाइफ का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है के पास 2 DNA जीनोम होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 2 DNA जीनोम होते हैं। जीनोमिक का मतलब होता है कि कई जीन्स और उनके ट्रांसएक्शंस का स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड जीनोमिक्स। अब लेवल ऑफ जेनेटिक्स के अंदर मैंने आपको जीन्स बताए थे। जो जीन्स इनकोडेड करते हैं प्रोटीन्स और RNA मॉलिक्यूल्स को, जिनके थ्रू प्रोटीन्स बनते हैं। RNA जीन की सीक्वेंस को कैरी करता है और यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। DNA सेल डिवीजन के टाइम पर ट्रांसमिट होता है, तो पूरा जीन प्रोटीन इनकोडेड नहीं करता, ठीक है। तो जीन के जो वेरिएंट्स को एलील्स कहते हैं। जीन वेरिएंट्स को क्या कहते हैं? एलील्स। जीन वेरिएंट्स को हम एलील्स कहते हैं, ये म्यूटेशन से बनते हैं। तो एलील्स थोड़े डिफर हो सकते हैं लेकिन सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड आता है यहाँ पे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक ऐसी जगह या DNA सीक्वेंस है जो पॉपुलेशन के 1% या ज़्यादा लोगों में अलग होता है, ठीक है। जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी, जिसको हम कहते हैं GWAS, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी कंपेयर करती है जीनोम लैंडमार्क उन लोगों के बीच जिनके पास सेम ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आता है जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। बताता है कि कौन से जीन्स एक्टिव हैं या कौन से स्पेसिफिक सेल्स टाइप में, ठीक है, ये बताता है। क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स DNA और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। 22 ऑटोसोम्स होते हैं जो सेक्स डिफाइन करते हैं, और X और Y क्रोमोसोम्स सेक्स डिटरमिनेशन जीन्स रखते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएट करते हैं जब वो कुछ स्पेसिफिक जीन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो खुद को भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और स्पेशलाइज सेल्स भी बना सकते हैं। फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, एलील, रिसेसिव, ये क्या है कि जो फिनोटाइप का मतलब होता है कि जीन्स का फिजिकल एक्सप्रेशन जो दिखाता है। जीनोटाइप का मतलब होता है एलील्स का कॉम्बिनेशन, एंड डोमिनेंट एलील्स एक ही कॉपी में काम करते हैं, जबकि रिसेसिव एलील्स को एक्सप्रेस होने के लिए 2 कॉपीज चाहिए होती हैं, ठीक है। एंड बात करें DNA प्रोफाइलिंग की, तो DNA प्रोफाइलिंग किसी भी आइडेंटिटी रिलेशनशिप और जो ऑर्गन्स जो ऑरिजिन्स हैं को कंफर्म किया जा सकता है। हेल्थ केयर में जो सिंगल जीन्स डिजीज़ को प्रिडिक्ट करना इजी होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। जो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिजम्स या उनके पार्ट्स के ह्यूमन यूज़ के लिए जो इस्तेमाल है, ठीक है, हेल्प है। ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें दूसरे स्पीशीज़ के जीन डाले जाते हैं। जो हमारा मेटाजीनोम्स होते हैं, मेटाजीनोमिक्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है DNA कलेक्ट करके डिफरेंट हैबिट से
जैसे कि सॉइल हो गया, सी हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई, इकोसिस्टम का एनालिसिस किया जाता है, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।